बिहार दरोगा मेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार दरोगा मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बिहार दरोगा का, बिहार एसआई का, एक बार आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए, ये बिहार दरोगा का 2213 पोस्ट पर जो भर्ती आई हुई थी उसी का मेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पेपर 24 अप्रैल 2022 को लिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा 1799 पोस्ट से संबंधित अपलोड किए जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, बिहार दरोगा मेंस प्रीवियस ईयर का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। बिहार दरोगा 2213 पोस्ट मेंस एग्जाम का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और देखिए, प्रश्न आपको अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी मिल जाएगा, तो आपको जिस भाषा में सुविधा होती है उस भाषा में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पहला प्रश्न पढ़िएगा। थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा। और देखिए, ऐसा समझिए कि आप बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, और आप सभी लोग सेशन के एंड में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए सब लोग इसका आंसर बताइए कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दृष्टिगोचर होता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ब्रिटेन के खिलाफ, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक एक करके मैं आपको बिहार दरोगा मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करवा दूंगा। सारा बिहार दरोगा मेंस का मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करवा दूंगा। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। तो केंद्रीय शक्तियाँ थी, उसमें जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और अन्य भी देश थे। तो बुल्गारिया जो है उस समय ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में शामिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और 1918 तक यह युद्ध चला था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड राज्य में है और यह बांध भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी एवं भिलांगना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने भी आंसर दिया है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बिहार दरोगा मेंस का। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी वाले प्रश्न पढ़ लेंगे। देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोधकता है ये घटती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है ये रीजनिंग का दिया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि BRANCH ब्रांच को कैसे लिखा जाता है, EPDLEF के रूप में लिखा जाता है। ऐसे लिखा जा रहा है ब्रांच को, ठीक है ना। ब्रांच को कैसे लिखा जा रहा है, तो इस तरह से, ये ई नहीं है, ये भी एफ ही है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइएगा, ये भी एफ ही है। तो इस तरह से ब्रांच को लिखा जाता है। तो वहीं पूछा गया है कि मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद बना लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका PYVRHP। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, पहले 3 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 2 घट रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। यहाँ पर 36 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या जो है ये 7/11 हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न जो है ये 7/11 है। आप लोग मैथ का खुद से एक बार बना करके आंसर चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1799 में आपको याद होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। और टीपू के मौत के बाद अंग्रेजों ने जो है कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कृष्णराज तृतीय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। थोड़ा सा फ्रेंड्स वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट और इसका इस्तेमाल घड़ी वगैरह बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची। यहाँ पर देखिए 10वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगा। मैथ का क्वेश्चन है तो 24 हो जाएगा। आप लोग मैथ का क्वेश्चन खुद बनाइएगा। देखिएगा कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है और मैं कई दफ़ा आपको बताया भी है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को डेट सहित आप याद रखिए। तो यह 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है और उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखेंगे कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बांग्लादेश जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। 1971 के पूर्व ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1971 हो जाएगा 1971, ठीक है। बिहार दरोगा मेंस प्रीवियस ईयर, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया किसमें चांदी नहीं है, यानी कि सिल्वर नहीं है। ऑप्शन में हॉर्न सिल्वर है, मानिक सिल्वर है, जर्मन सिल्वर है और लूनर कास्टिक है। तो आपको पता है कि करेक्ट आंसर जो होगा वो जर्मन सिल्वर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर भी एक मिश्र धातु ही है, बट इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसमें तांबा, जस्ता और निकेल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से, तो स्टार्च के पाचन से संबंधित जो आपका इसमें से एंजाइम हो जाएगा वो आपका एमाइलेज है। एमाइलेज जो है यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है और यह लार में पाया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और लार में एक और एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम, तो यहाँ पर आपका एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 80 रुपया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 80 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। चलिए उसके बाद देखिए मैच करना है, ये गणित का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर एक डायग्राम जब बना लेंगे, देखिए यहाँ पर आप एक डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर इसको थीटा मान लीजिए, ये आपका लंब हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया ना। अब कह रहा है कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा, यानी कि ये लंब की बात कर रहा है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये साइन थीटा हो जाएगा।
फिर यहाँ देखिए थीटा कोण के आसन भुजा, तो थीटा कोण के आसन भुजा यानी कि आधार बटा नीचे कर्ण दिया गया है, तो आधार बटा कर्ण cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा कोण की सामने वाली भुजा यानी कि लंब, और थीटा कोण का आसन भुजा यानी कि आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा हो जाता है। तो मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बी, सी और ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। बताइए, निम्न में से कौन सी जो है गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो ये किस्म जो है ये कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये जया है, ठीक है ना। जया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जया हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा जया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये आपका पेरम्बूर में है, तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका पेरम्बूर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया गया है, तो इसमें से देखिएगा चंद्रशेखर थे, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री थे बट इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया हुआ है। बाकी देखिएगा अन्य विकल्प में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका चौधरी चरण सिंह का नाम दिया गया है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक के रहे हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी गुजरात के भी रह चुके हैं, तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा। देखिएगा कि यहाँ पर देखिए क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनोल ये मिश्रण जो है ये किस रूप में कार्य करता है। अंग्रेजी में भी है क्लोरोजाइलिनॉल, और यहाँ पर देखिएगा टर्पिनियोल, ये जो मिश्रण है किस रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका कार्य करता है रोगाणुरोधक के रूप में, रोगाणुरोधक के रूप में, ठीक है ना, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13:6 हो जाएगा, ठीक है ना। 13:6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया कौन सा है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया का नाम जो है लैक्टोबैसिलस है, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है दूध वगैरह में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको याद रखना है इसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। चलिए जो दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है। अनुवांशिकतः रूपांतरित, तो यहाँ पर देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो ये आपका सुनहरा धान है, गोल्डन राइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए गोल्डन राइस यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि रीजनिंग का है। समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो ये पुत्रवधू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए। तो देखिए परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग जो है ये मंदक के रूप में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक जो होते हैं ये न्यूट्रॉन की गति को मंद कर देते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मॉडरेटर हो जाएगा, मंदक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा बार बार बिहार के एग्जाम में ना पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये हाजीपुर में है। और यहाँ पर मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई CST, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से, तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है, ठीक है ना, एनीमिया रोग होता है। और इस रोग से जो ग्रस्त रोगी हैं, खून में जो RBC की कमी हो जाती है उनमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका एनीमिया हो जाएगा। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है।
भूमध्य रेखा। तो देखिए भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की बात हो रही है। तो इसमें से ये राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत से होकर के नहीं गुजरती है, 13 देश से होकर के गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दोनों अलग अलग है। युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना। और यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जोग वाटरफॉल पूछा गया है, जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है ये आपका शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। चलिए, और महानदी पर कौन सा जो है बांध है, ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो उसके बाद देखिएगा कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को का नाम क्या है? बताइए। जहानारा के द्वारा जो आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है उसका नाम क्या है? मुनीस अल अरवा, ठीक है ना, मुनीस अल अरवा। जहानारा जो शाहजहां की बेटी है, तो राइट आंसर मुनीस अल अरवा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्म ईरान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये चिश्ती सिलसिले की इन्होंने स्थापना किया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मुनीस अल अरबा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 33 नंबर। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, ये पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को, वापस लिया था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया था। किसके कारण? तो जो 4 फरवरी 1922 को जो आपको चौरा चौरी की कांड हुई थी, इसी के कारण इन्होंने वापस लिया था। तो यहाँ पर फरवरी 1922 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नामदफा कहाँ पर है बताइए। तो नामदफा जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? सब लोग आंसर बताइए। तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, मणिपुर में जो है लोकटक झील जो है आपको याद होगा, इसी में जो है केबुल लामजाओ है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मोरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नक्काशीदार कांच के लिए तो ये किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का किया जाता है। तो HF यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए। तो ये आपका कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये आपका 24वां संविधान संशोधन था, 1971 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस संशोधन के द्वारा न केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधित की शक्ति प्रदान की गई, वरन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना भी अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 24वां। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का, तो ये आपका अमरकंटक हो जाएगा, ठीक है ना, अमरकंटक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अमरकंटक पहाड़ी से ये सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, गंगा की सहायक नदी है ये, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाण सागर बांध और इंद्रपुरी बैराज जो है ये सोन नदी पर ही स्थित है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 4.04% हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? पूगा वैली, पूगा घाटी कहाँ पर है? पूगा घाटी, तो पूगा घाटी जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में है पूगा घाटी, ठीक है। पूगा घाटी कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मैंने कई दफ़ा आपको बताया था कि 16 महाजनपद के बारे में, और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसी से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे जो है शक्तिशाली था। हाथी का प्रयोग सर्वप्रथम मगध में ही किया गया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल में अमला, ये अमला जो है ये कौन सा अधिकारी होता था, ये पूछा गया। अमला अंग्रेजी में AMLAH, अमला ये जो है कौन सा अधिकारी होता था?
तो अगर हम अमला की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये होता था कौन सा, तो जमींदार, ठीक है ना, जमींदार का अधिकारी होता था। राजस्व इकट्ठा करने के समय वह गांव का दौरा करता था, लगान वसूली करता था। चलिए उसके बाद पूछा गया मुर्राह नस्ल किसकी है। देख सकते हैं पशुओं के नस्ल से प्रश्न है। तो मुर्राह जो है ये भैंस की नस्ल है, ठीक है ना, मुर्राह जो है ये भैंस की नस्ल है। चलिए उसके बाद देखिएगा 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में कितने, 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, अकबर के काल का। तो यहाँ पर आपका जरीबा हो जाएगा, ठीक है ना, जरीबा यहाँ पर दिया गया है, जरीबा ये नहीं होगा। बाकी देखिए पोलज दिया गया है और चाचर दिया गया है और बंजर दिया गया है। यहाँ पर जरीबा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पूछा गया है कि कौन थे। तो 23वां जो थे ये पार्श्वनाथ थे और 24वें वर्धमान महावीर थे, ये आपको याद होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सड़क सीमा संगठन, जिसको कि हम लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, BRO, इसकी स्थापना कब की गई थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका स्थापना 1960 में किया गया था, ठीक है ना, 1960, और ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा अंकलेश्वर स्थित है कहाँ पर, अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है। तो अंकलेश्वर जो है ना ये गुजरात राज्य में है, और गुजरात राज्य में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए एक तो ये आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है और आपका ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और यहीं पर जो है दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात में। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिस पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। और वाजिद अली शाह की मृत्यु 1887 में हो गई थी, वाजिद अली शाह। उसके बाद देखिएगा ये आपका साइंस से संबंधित प्रश्न है, कह रहा है कि v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये आपका हो जाएगा k/9, ठीक है ना, हाफ mv², और आप कर दीजिए 1/3 वेग को, हाफ mv², तो 1/3 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हाफ हो जाएगा, m हो जाएगा, और यहाँ पर v तो रहेगा ही, v², और नीचे आ जाएगा आपका 9। तो मैंने बताया था कि आप फॉर्मूला को एज इट इज़ रख लीजिए और 1/9 बाहर निकल जाएगा, तो यहीं 1/9 यानी कि k/9 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि भिलाही, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो देखिए भिलाही जो है ये कहाँ पर पड़ता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, है ना। तो देखिए भिलाई जो पड़ता है ना ये कहाँ पर पड़ता है, फटाफट बताइए आप लोग। पहले छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इन सब की जो स्थापना हुआ था ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, फटाफट बता दीजिए। तो ये आपका जिंक हो जाएगा, जिंक है, ठीक है ना। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे धातु जो होती हैं ये परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, प्रश्न भी स्पष्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। एक वाहन है P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दाईं मुड़ करके फिर 15 किलोमीटर दौड़ता है, पुनः दाईं मुड़ करके 10 किलोमीटर Q पर पहुँचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा, तो यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन लग रहा है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, क्या कह रहा है कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है, ठीक है। चलिए ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सभी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखिए यहाँ पर है आपका 62 नंबर क्वेश्चन आ गया। 54 तक हमने कर लिया है, यानी कि 55 से 61 बच रहा है। मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा उसको, ठीक है ना, दूसरे पेज पर वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है, बताइएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट बताइए। तो ये किया जाता है आपका किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है सहभोजिता। क्या कहा जाता है, सहभोजिता कहा जाता है, ठीक है ना, सहभोजिता। और इस प्रक्रिया में एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, ठीक है, सहभोजिता हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे मलेक्स के नाम से। उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा पास यानी कि डेबसा दर्रा, ठीक है ना, ये दर्रा है, डेबसा दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये पूछा गया है। तो डेबसा दर्रा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है डेबसा दर्रा। तो यहाँ पर आपका हिमाचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल में ही रोहतांग दर्रा है, ठीक है ना, बड़ा लाचा दर्रा है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी के कारक हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम है पार्थेनियम, ठीक है ना, पार्थेनियम हो जाएगा, जिसके पादप के परागकण एलर्जी के कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। मैंने जाइलम और फ्लोएम का भाग आपको बार बार बोलता हूँ कि आप जाइलम का भाग और फ्लोएम का भाग याद रखिएगा, ठीक है। जाइलम जल का संवहन करता है और वाहिका और तंतु इसके भाग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका चालनी नलिका है, चालनी नलिका ये फ्लोएम की भाग होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता का हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, इसमें पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है ना, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिए कैप्नोलैक्टम, अंग्रेजी में देखिएगा, यहाँ पर देखिए कैप्रोलैक्टम, कैप्रो ऐसे लिखा गया है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, ठीक है ना, अंग्रेजी में आपको दिख रहा होगा। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, बताइए। कैप्रोलैक्टम का निर्माण उपयोग, तो ये किया जाता है नायलॉन 6 के, ठीक है ना, नायलॉन 6 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको नायलॉन 6, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वेथलिंग कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। स्वेथलिंग अंग्रेजी में लिखा गया SYAYSWAYTHILING और हिंदी में इस तरह से लिखा गया है स्वेथलिंग कप। तो स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये संबंधित है आपका टेबल टेनिस से, ठीक है ना, टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि हस्तिनापुर का उत्खनन जो है किसके मध्य हुआ था। तो ये 1950-52 के मध्य हुआ था, डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में, तो 1950-52। उसके बाद ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख का मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष। तो मायोपिया में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो मायोपिया जो हो जाएगा यानी कि निकट में अवतल लेंस का और दीर्घ में उत्तल लेंस का। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कितना, 4 बार हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा के शवस्थल से प्राप्त नहीं है, कौन सी वस्तु ये पूछा गया है। तो इसमें बात करते हैं तो सूती वस्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र, ठीक है ना, सूती वस्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र जो है इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है न कि हड़प्पा से, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमेट जो है ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, आपने भी पढ़ा होगा। बाकी देखिए अनाईमुडी, पालनी, कार्डमम की पहाड़ी ये सब हैं। जो कॉमेट जो है ना ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं, ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कॉमेट। देखिएगा किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। तो रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था 2017 में,
ठीक है ना, 2017 में, और उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2017 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो इसका नाम था नागलपुरम। ठीक है ना, नागलपुरम था। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय के बारे में पूछा गया है, जो तुलुव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3, जिसको कि हम लोग NaHCO3 को क्या बोलते हैं बताइए? बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वो गैस कौन सी है? तो वह गैस जो है ये क्लोरीन गैस है। ठीक है ना, क्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए आप लोग। मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नियम जो है ये किसके समान है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, जो आपका CAG है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है ना, सेरीकल्चर बताइए। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये संबंधित है रेशम से। ठीक है ना, रेशम से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? ठीक है ना, बताइए कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए आइचोर्निया। ठीक है ना, आइचोर्निया है, इस तरह से लिखा गया है आइचोर्निया। ठीक है, ध्यान रखिए, अंग्रेजी में EICHHORNIA लिखा गया है। ठीक है, और ये जो है आपका एक जलीय हानिकारक खरपतवार है, जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। और यह खरपतवार तालाब वगैरह झील में जो है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य इसमें से देखिए ईरान नहीं होगा, बाकी ये सब है भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव वगैरह। आपको याद होगा 1985 में ढाका में जो है इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय इसका नेपाल के काठमांडू में है। चलिए किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीनबोस लागू किए गए थे? तो ये किया गया था शाहजहाँ के समय में। ठीक है ना, शाहजहाँ के समय में चली आ रही है। सीजदा और पैबोस प्रथा का अंत किया गया और उसके स्थान पर जो है ये अभिवादन का एक तरीका है, चादर तस्लीम और जमीन बोस। ठीक है, चाहर तस्लीम। चलिए तो यहाँ पर शाहजहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म में आपको पता है कि पाली भाषा का। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7/12। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है? अनुचुंबकत्व, तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन ये सब है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये संकीसा स्तंभ पर है, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में स्थित है ये संकीसा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संकीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग को रसल कार्सन ने लिखा है। ठीक है ना, रसल कार्सन ने लिखा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया जो है ये बराकर नदी पर स्थित है, झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1813 हो जाएगा। और वहीं 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1813 का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। लुप्त संख्या यहाँ पर जो है आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 85326, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कोडरमा किस खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा, तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए जाना जाता है, ये झारखंड में है, तो यहाँ पर अभ्रक। चलिए अब उधर मैंने आपको बताया था 3-4 प्रश्न वहाँ छूट रहे थे 55 से लेकर के 61 तक, ठीक है ना, वो मैं करवा देता हूँ। फिर आपको 96 से 100 तक मैं करवा दे रहा हूँ। अब देखिए ये 54 नंबर क्वेश्चन था, आप देख भी सकते हैं, इसको हमने कवर किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है कि नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो नामेरी जो है ये आपका असम में है, ठीक है ना। ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है। काजीरंगा मानस तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए यहाँ निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग, निदान, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सबसे पहले रोग हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा इसमें से आपका अस्पताल, फिर आप भर्ती होइएगा, फिर उपचार होगा, फिर आपका निदान हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा उलर झील, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 55 सीट कम से कम होना चाहिए, 10%। उसके बाद देखिए एक आर्द्र यानी कि नम दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंद जो है रिस करके निकलने लगती है। इसके कारण होता है ये, तो ये आपका होता है वाष्प उत्सर्जन के कारण। चलिए उसके बाद देखिए सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था, तो दीवाने अर्ज ये बलवन का था, बलवन ने स्थापित किया था, एक तरह का सैन्य विभाग था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये बिहार दरोगा में कई बार पूछा गया है, लक्षद्वीप में है, ठीक है। चलिए और ये वाला फिर 62 नंबर हमने किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन। 95 हो गया, कोडरमा जो है ये अभ्रक के लिए है, ठीक है, झारखंड में है। चलिए ये मिलान करना है आपको, ये यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है संविधान संशोधन दिया गया है, दूसरा तरफ मतलब उनसे संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आंसर बी हो जाएगा सही। 101वां वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, 102वां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला है, 103वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा, और 104वां लोकसभा में आंग्ल जो भारतीय समुदाय के थे उनकी सीट जो है प्रावधान था उसको समाप्त किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख भी लिया, करेक्ट आंसर आप लोग मिला भी लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, ऑप्शन सी, इसका परिणाम समान रहता है, ये गलत दिया गया है। देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम समय के साथ बदलता रहता है। उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी का लेखक कौन है। तो ये आपके डीजी तेंदुलकर हैं, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की जीवनी ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से 8 खंड में लिखी गई ये जीवनी है। आखिरी क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना। अपना स्कोर बता दीजिए, पूरा 100 प्रश्न हो गया। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।